हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे नए लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनीमिया के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनीमिया क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे एनीमिया का क्लासिफिकेशन, कि एनीमिया कितने टाइप की होती है। उसके बाद हम देखेंगे काजेज ऑफ एनीमिया। उसके बाद हम देखेंगे कि सिम्टम ऑफ एनीमिया और डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया और ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनीमिया क्या होती है। तो जैसे हमने लिखा है कि एनीमिया क्या है। एनीमिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है, फिर हम कह सकते हैं ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें हमारे बॉडी में आरबीसी की काउंट और हीमोग्लोबिन की काउंट जो है कम हो जाती है। तो एनीमिया क्या है, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन या फिर हम कह सकते हैं ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसी काउंट या फिर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज हो जाती है या फिर कम हो जाती है। तो एनीमिया क्या है, एनीमिया एक ऐसी ब्लड डिसऑर्डर है या फिर एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड में क्या कहते हैं आरबीसी की काउंट और हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है, हीमोग्लोबिन की काउंट नॉर्मल जितनी वैल्यू रहती है उससे कम हो जाती है। ये क्या कहलाती है, एनीमिया। इसके बाद हम देखते हैं कि काजेज क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया का क्लासिफिकेशन। तो एनीमिया का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि एनीमिया को किस बेस पर क्लासिफाई किया गया है। तो इसे दो बेस पर क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला क्या है, मॉर्फोलॉजी के बेस पे। दूसरा क्या है, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब कि पहला क्या है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें आरबीसी की मॉर्फोलॉजी के बेस पर इसे क्लासिफाई किया गया है। और दूसरा क्या है, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, सबसे पहले हम देखें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। आरबीसी की मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें किस बेस पर इसे क्लासिफाई किया गया है, आरबीसी की मॉर्फोलॉजी के बेस पर इसे क्लासिफाई किया गया। दूसरा क्या है, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसे किस बेस पर क्लासिफाई किया गया है, कॉजेज और ओरिजिन। इसे किस बेस पर क्लासिफाई किया गया है कि एनीमिया का काज क्या है या फिर उसकी ओरिजिन क्या है। इस बेस पर इसे इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया गया है। तो ये दो टाइप से इसे क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या है, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम देखेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एनीमिया कितने टाइप की होती है और इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एनीमिया कितने टाइप की होती है। पहला क्या है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, जैसा हमने आपको बताया, इसमें क्या है, एनीमिया को आरबीसी की मॉर्फोलॉजी के बेस पर क्लासिफाई किया गया है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी। तो इसे आरबीसी की मॉर्फोलॉजी के बेस पर क्लासिफाई किया गया है। और आरबीसी की मॉर्फोलॉजी में टू फैक्टर
आर काउंट, या फिर हम कह सकते हैं दो फैक्टर इसमें हम देखते हैं। कौन कौन सा दो फैक्टर है वो? एक है एमसीबी और एक है एमसीएससी। तो आरबीसी की मार्फोलॉजी में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो लेकिन उसमें हम दो ही फैक्टर देखते हैं जिस बेस पर से मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से क्लासीफाई किया गया है। पहला क्या है? एमसीबी, मतलब कि मीन सेल वॉल्यूम या फिर मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, और दूसरा क्या है? मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 80 से लेकर 100 फेमटोलीटर। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 32 से 35%। तो ये हो गया मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? इसमें हम आरबीसी की मार्फोलॉजी के बेस पर एनीमिया को क्लासिफाई करते हैं, और आरबीसी की मार्फोलॉजी में हम दो फैक्टर देखते हैं, फिर दो फैक्टर काउंट करते हैं। कौन कौन सा? एक है एमसीबी। एमसीबी क्या है? मतलब कि मीन सेल वॉल्यूम या फिर मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। दूसरा क्या है? मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन या फिर मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इन दोनों की नॉर्मल रेंज क्या है? एमसीबी की नॉर्मल रेंज होती है 80 से 100 फेमटोलीटर, और एमसीएससी कितनी होती है? 32 से 35%। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके टाइप्स के बारे में, कि मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एनीमिया कितने टाइप्स की होती है। तो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एनीमिया को तीन टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहले क्या है? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। तो पहला क्या है? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक क्या है? इसमें जो है एमसीबी की वैल्यू जो है नॉर्मल से कम हो जाती है। एमसीबी की वैल्यू जो है क्या हो जाती है? लेस देन 80 फेमटोलीटर, मतलब कि 80 फेमटोलीटर से एमसीबी की वैल्यू कम हो जाती है। और इसके अलावा एमसीएससी की भी वैल्यू जो है वो घट जाती है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में क्या होता है? एमसीबी की नॉर्मल जो वैल्यू है उससे ये एमसीबी की वैल्यू जो है कम हो जाती है, और एमसीएससी की भी वैल्यू जो है कम हो जाती है। तो अगर इन दोनों की वैल्यू कम हो जाएगी तो फिर आरबीसी की भी वैल्यू जो है घट जाती है। तो ये हो गया माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। और दूसरा क्या है? दूसरा है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। तो दूसरा क्या है? नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इसमें क्या होता है? इसमें एमसीबी की वैल्यू जो है नॉर्मल रहती है 80 से 100 फेमटोलीटर, लेकिन एमसीएससी की वैल्यू जो है कम हो जाती है, जिससे जो है आरबीसी की भी वैल्यू घट जाती है। ये हो गया नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इसमें क्या होता है? एमसीबी की वैल्यू जो है नॉर्मल रहती है, लेकिन एमसीएससी की वैल्यू जो है कम हो जाती है, और आरबीसी की वैल्यू जो है कम हो जाती है। तो हो गया नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो इसके बाद क्या है लास्ट में? तीसरा क्या है? मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो तीसरा क्या है? मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इसमें क्या होता है? इसमें जो है एमसीबी की वैल्यू जो होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। एमसीबी की वैल्यू जो है नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। तो ये कहलाता है हमारा मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ये हो गया मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, कि मार्फोलॉजी के बेस पर एनीमिया कितने टाइप की होती है। तो मार्फोलॉजी के बेस पर हमने देखा ये तीन टाइप की होती है। पहला क्या था? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, दूसरा था नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, और तीसरा था मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। और हम चलते हैं ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए।
ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? ऐसे एनीमिया जिसमें जो है कि उसका ओरिजिन क्या है, फिर उसके काजेस क्या है, इस बेस पर जो है इसको क्लासिफाई किया गया है। तो ओरिजिन या फिर एनीमिया का काजेस क्या है, कि एनीमिया की ओरिजिन कैसे हुई, या फिर कौन से फैक्टर हैं, फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एनीमिया काज कराते हैं। तो इस बेस पर ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसे डिवाइड किया गया है, फिर बांटा गया है। तो पहला क्या है इसमें? पहला है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो पहला क्या है, जैसे इसके नाम से भी क्लियर है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मतलब कि हमारी बॉडी में आयरन का लेवल जो है, फिर आयरन की मात्रा जो है जब कम हो जाए तो क्या कहलाएगा हमारा? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन लेवल डिक्रीज, आयरन लेवल जो है हमारी बॉडी में वो क्या होता है? कम हो जाता है। तो क्या कहलाता है ये? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। उसके बाद क्या है? विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया। विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया क्या है? हमारे बॉडी में विटामिन की जो है नॉर्मल, या फिर क्या कहते हैं, विटामिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, जैसे कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डिक्रीज, यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्ट में डिक्रीज। तो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड ये जो है विटामिन हैं, इनकी जो है क्या कहते हैं नॉर्मल रेंज या फिर मात्रा हमारे बॉडी में जो है कम हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है हमारा? विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया। तीसरा क्या है? एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज मतलब क्या हुआ? क्रोनिक डिजीज क्या होती हैं? ऐसी डिजीज जो बहुत लंबे समय तक बनी रहती हैं। तो अगर कोई भी डिजीज जो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है तो उससे भी जो है एनीमिया हो जाते हैं, जैसे कि कोई किडनी डिजीज हो गई, HIV हो गया, कैंसर हो गए, तो इससे भी एनीमिया हो जाता है। तो लिख देते हैं जैसे कि किडनी डिजीज, HIV और कैंसर ड्यू टू किडनी डिजीज, HIV, कैंसर। तो ये क्या होंगे? क्रोनिक डिजीज होंगे, ऐसे डिजीज जो बहुत लंबे समय तक बॉडी में बने रहते हैं, उनसे भी एनीमिया हो सकता है, जैसे कि किडनी डिजीज हो गए, HIV हो गए और कैंसर हो गए। तो इसके बाद देखते हैं हम कुछ और एनीमिया के टाइप्स के बारे में। तो चौथा क्या है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपने पहले भी सुना है। तो इसमें क्या होता है? आरबीसी जो है सिकल शेप की हो जाती है, आरबीसी का प्रोडक्शन जो है कम होने लगता है बॉडी में, और इसमें इसके अलावा आरबीसी जो है सिकल सेल की हो जाती है। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, और आरबीसी जो है आरबीसी बिकम्स सिकल सेल। सिकल सेल। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी का प्रोडक्शन बॉडी में कम हो जाता है और आरबीसी सिकल सेल की हो जाती है, मतलब कि हाशियाकार।
ये क्या कहलाएगा, सिकल सेल एनीमिया। इसके बाद देखते हैं हम परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया क्या है? परनीशियस एनीमिया ऐसी एनीमिया है जिसमें क्या कहते हैं, बॉडी विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है हमें, परनीशियस एनीमिया, डू नॉट एब्जॉर्ब विटामिन B12, विटामिन B12 को सही से बॉडी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है हमें, परनीशियस एनीमिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है थैलेसीमिया। इसके बाद क्या है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें जो है आरबीसी का प्रोडक्शन बॉडी में कम हो जाता है। तो ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर आरबीसी प्रोडक्शन डिक्रीज, आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है बॉडी में। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, थैलेसीमिया। और एक क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। तो इसके बाद देखते हैं हम ए प्लास्टिक एनीमिया। ये प्लास्टिक एनीमिया कैसी एनीमिया होती है, ये प्लास्टिक एनीमिया ऐसी एनीमिया होती है जिसमें क्या कहते हैं, हमारी बोन मैरो इनफ, मतलब जितनी में बॉडी में आरबीसी की रिक्वायरमेंट है उतनी मात्रा में आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं करती। तो ये क्या कहलाती है, ए प्लास्टिक एनीमिया। बोन मैरो डू नॉट प्रोड्यूस इनफ आरबीसी। तो एप्लास्टिक एनीमिया क्या है, ऐसी एनीमिया जिसमें बोन मैरो, जितनी हमारी बॉडी को आरबीसी की नीड होती है, आवश्यकता होती है, उतनी मात्रा में आरबीसी जो है ये नहीं बनाती। तो क्या कहलाता है हमारा, एप्लास्टिक एनीमिया। इसके बाद है हीमोलाइटिक एनीमिया। तो हीमोलाइटिक एनीमिया क्या है, जैसे इसके नाम से भी क्लियर है, मतलब कि आरबीसी का इसमें ब्रेक डाउन होने लगता है। जितनी मात्रा में आरबीसी बनती नहीं है उससे ज़्यादा तेजी से ये आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगती है। ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, हीमोलाइटिक एनीमिया। आरबीसी डिस्ट्रॉय फास्टर देन आरबीसी प्रोडक्शन। हीमोलाइटिक एनीमिया क्या है, ऐसी एनीमिया जिसमें आरबीसी, जितनी मात्रा में बॉडी में आरबीसी बनती नहीं उससे तेजी से आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगती है या फिर ब्रेक डाउन होने लगती है। तो ये क्या कहलाता है, हीमोलाइटिक एनीमिया। तो ये हो गए एनीमिया के टाइप्स या फिर एनीमिया का क्लासिफिकेशन। हमने देखा कि मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है एनीमिया का, तो बेस पे इसे क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या है, मार्फोलॉजिकल, दूसरा क्या है, इटियोलॉजिकल। तो पहले में हमने देखे 3 टाइप्स मार्फोलॉजिकल में, और इटियोलॉजिकल में हमने देखा 8 टाइप के एनीमिया। तो इसके बाद हम देखते हैं काजेज। इसके बाद देखते हैं हम काजेज ऑफ एनीमिया। एनीमिया के बहुत सारे काज हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड लॉस हो गया, पुअर डाइट हो गया, विटामिन की कमी होगी, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, डाइट की कमी हो गई। तो ये सब क्या हो जाएंगे, काजेज ऑफ एनीमिया में। पहला क्या है, ब्लड लॉस। अगर बहुत
ज़्यादा मात्रा में ब्लड लॉस हो गया तो भी एनीमिया हो सकता है। पुअर डाइट, अगर डाइट सही नहीं है तो भी एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा जो है क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज से भी एनीमिया हो सकता है। जैसे हमने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया क्या है, दोनों क्रोनिक डिजीज सॉरी जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसके कारण भी हमें एनीमिया हो सकता है। तो क्रोनिक डिजीज अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो भी हमें एनीमिया हो सकती है। तो चौथा क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज हमने देखा था। तो एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज में हमने देखा था कि कोई भी जैसे कि क्रोनिक डिजीज जैसे HIV हो गए और इसके अलावा क्या कहते हैं कैंसर हो गया, ये सब अगर लंबे समय तक क्रोनिक डिजीज बनी रहती हैं तो भी एनीमिया हो सकता है। और जेनेटिक डिसऑर्डर हमने देखा था कि अगर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर बने रहते हैं जैसे कि क्या कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, तो भी हमें एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा पांचवा क्या है, इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन भी अगर हमें हो जाए तो इसके कारण भी एनीमिया हो सकते हैं। तो ये हो गए काजेज ऑफ एनीमिया। क्या क्या है, पहला है ब्लड लॉस, दूसरा है पुअर डाइट, तीसरा है क्रोनिक डिजीज, चौथा है जेनेटिक डिसऑर्डर, पांचवा है इन्फेक्शन। ये हो गए काजेज ऑफ एनीमिया। और इसके बाद हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, तो एनीमिया के कौन कौन से सिम्टम्स हैं, क्या क्या इसके लक्षण हैं, कि जैसे कि हमें पता चले कि इस किसी भी पेशेंट को एनीमिया है। इसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि फैटिग हो गया, वीकनेस हो गया, इसके अलावा क्या कहते हैं कोल्ड फीट एंड हैंड हो गया, पेल स्किन हो गई, ये सब डिजीनेस हो गया, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिम्टम्स हो गए। तो इसके सिम्टम्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि फैटिग। फैटिग मतलब क्या होता है, थकावट, मतलब बहुत ज़्यादा थकान थकान सी इसमें रहती है। और वीकनेस, दूसरा क्या है वीकनेस, तीसरा क्या है पेल स्किन। पेल स्किन मतलब कि स्किन का येलो हो जाना। चौथा क्या है डिजीनेस, पांचवा क्या है कोल्ड फीट एंड हैंड, छठवा क्या है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सातवां क्या है इरेगुलर हार्ट बीट, इरेगुलर हार्ट बीट। तो ये हो गए क्या कहते हैं एनीमिया के सिम्टम। पहला क्या है फैटिग, फैटिग मतलब कि थकावट, इसमें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। वीकनेस मतलब कि कमजोरी। तीसरा क्या है पेल स्किन, मतलब कि स्किन का येलो हो जाना, पीला हो जाना। चौथा क्या है डिजीनेस, चक्कर आना। और पांचवा क्या है कोल्ड फीट एंड हैंड, हाथ और पाँव ठंडे ठंडे रहना। छठा क्या है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब कि रिस्पायरेशन रेट या फिर ब्रीथिंग रेट जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा सातवां क्या है इरेगुलर हार्ट बीट, या फिर हार्ट बीट का इरेगुलर हो जाना, मतलब कि सही हार्ट बीट ना होना। ये हो गए सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। तो इसके बाद देखते हैं हम डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया। डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, तो डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया मतलब क्या कि एनीमिया कैसे पता लगेगा किसी भी पेशेंट को एनीमिया है, मतलब इसकी जांच कैसे करेंगे, हम क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करेंगे या फिर कौन कौन सी चीज़ें करेंगे, इससे हमें पता लगेगा कि पेशेंट में एनीमिया है। तो सबसे पहला क्या आता है इसमें CBC। तो सबसे पहला क्या है डायग्नोसिस में CBC, क्योंकि ये एक ब्लड डिसऑर्डर था। हमने आपको बताया था कि एनीमिया का एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें RBC और क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन की काउंट जो है कम हो जाती है। तो सबसे पहला इसमें मेन टेस्ट क्या होता है ज़्यादातर CBC। दूसरा क्या है आयरन लेवल टेस्ट, आयरन लेवल टेस्ट। दूसरा क्या है आयरन लेवल टेस्ट, बॉडी में आयरन की कितनी क्या कहते हैं मात्रा है उसको भी आयरन लेवल टेस्ट में चेक करके बताया जाता है। तीसरा क्या है
विटामिन B12 एंड फोलेट लेवल टेस्ट। विटामिन B12 और फोलिक एसिड का टेस्ट किया जाता है। तो पहला क्या था, CBC मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट, सबसे मेन टेस्ट होता है डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया में। दूसरा क्या है, आयरन लेवल टेस्ट, आयरन की मात्रा चेक की जाती है। तीसरा क्या है, विटामिन B12 और फोलेट लेवल टेस्ट, मतलब कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की मात्रा चेक की जाती है। और चौथा फिर क्या है, रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट काउंट, तो रेटिकुलोसाइट काउंट को चेक किया जाता है। तो ये हो गए डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया में, मतलब कि एनीमिया को हम कैसे पता लगाएंगे किसी पेशेंट में एनीमिया है उसे। तो सबसे पहले क्या टेस्ट है, CBC। दूसरा क्या है, आयरन लेवल टेस्ट। तीसरा है विटामिन B12 और फोलेट लेवल टेस्ट। चौथा है रेटिकुलोसाइट काउंट। ये हो गए डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया। अब इसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। लास्ट हेडिंग क्या है इसमें, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जो है, तो ट्रीटमेंट में एनीमिया के बहुत, इसके एनीमिया के टाइप्स के, जैसे कि हमने देखा था, दो टाइप्स में से क्लासीफाई किया गया, मार्फोलॉजिकल और एटियोलॉजिकल। उसमें मार्फोलॉजिकल में 3 टाइप के होते हैं और एटियोलॉजिकल में हमने 7-8 टाइप के एनीमिया देखे। तो एनीमिया के टाइप्स के बेस पर इसे क्या कहते हैं, ट्रीट करते हैं या फिर तो देखते हैं हम, लेकिन तब भी कि ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला क्या है, आयरन सप्लीमेंट। तो अगर किसी को आयरन डिफिशियंसी ऑफ एनीमिया है तो उसे आयरन सप्लीमेंट देते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, अगर किसी को विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया है तो उसे विटामिन B12 और फॉलिक एसिड देंगे। इसके अलावा मेडिकेशन मतलब कि ड्रग्स या फिर मेडिसिन का यूज करते हैं। तो किसी अलग अलग टाइप में अलग अलग टाइप की मेडिसिन दी जाती है। चौथा क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब कि ब्लड भी पेशेंट को चढ़ाया जा सकता है एनीमिया के ट्रीटमेंट में। ये हो गए क्या कहते हैं एनीमिया के ट्रीटमेंट में कुछ चीज़ें। पहला क्या है, आयरन सप्लीमेंट, मतलब कि उसे आयरन दिया जाए, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड पेशेंट को दिया जाए, मेडिकेशन दी जाए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको चढ़ाया जाए, मतलब कि ब्लड उसे चढ़ाया जाए। तो ये हो गए एनीमिया ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। तो ये हो गया एनीमिया के बारे में डिटेल में हमने जाना। सबसे पहले एनीमिया क्या होती है, फिर हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, उसके बाद हमने देखा काजेज ऑफ एनीमिया, फिर हमने देखा कि सिम्टम ऑफ एनीमिया, डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया और लास्ट में हमने देखा कि ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। तो एनीमिया यहीं पर समाप्त होता हुआ, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।